नमस्कार छात्र मित्रों। आज फिर से हम सेतु अभ्यास के अध्ययन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस आज के दिन मतलब 32वें दिन के अंतर्गत आज हमें व्याकरण का अध्ययन करना है और व्याकरण के अंतर्गत अविकारी शब्द हमें यहाँ पर उसका अध्ययन करना है। अब सबसे पहले अविकारी शब्द किसे कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जिन शब्दों में विकार नहीं होता है, जिन शब्दों में बदलाव नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। तो उसका ही अध्ययन आज हमें करना है, या फिर अविकारी अव्यय भी उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर छात्र मित्रों कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो चार अविकारी अव्यय जो है उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे ये चित्र आप देखोगे, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा चित्र है बंदर पेड़ के ऊपर बैठता है। तीसरा है रीता और गीता नाच रही है। चौथा है वाह बगीचा कितना सुंदर है। इन चित्रों के अंतर्गत जो भी पंक्तियां दी गई है, इन पंक्तियों के ऊपर अगर आप गौर करो तो वहां पर देखिए दिया गया है, ऊपर दिए गए उदाहरणों के द्वारा अव्यय की परिभाषा बताया। अव्यय कौन सा है, किस प्रकार के, यह अविकारी अव्ययों के बारे में आज अध्ययन कर रहे हैं हम। जैसे यहाँ पर सबसे पहले जो अव्यय के भेद के अंतर्गत पहला भेद आता है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय का अर्थ होता है कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द जो होता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ पर आप पहला चित्र देखोगे तो यहाँ पर आप क्या दिया गया है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर जो क्रिया है दौड़ने की, तो यहाँ पर इस क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, तेज। यह लाल रंग में दिखाया गया है। अगर यह शब्द यहाँ से हटा दिया जाए तो वाक्य के अंतर्गत क्रिया को महत्व प्राप्त नहीं होगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाला शब्द होता है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। उसी प्रकार से हम बच्चों आगे देखते हैं, कुछ उदाहरण और दिए गए हैं। जैसे मुरली प्रतिदिन व्यायाम करता है। यहाँ पर एक लड़की का चित्र दिया गया है। वैसे दूसरा चित्र है बिल्ली तेज भागती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप उसके बारे में अगर देखोगे तो वहां पर दिया गया है, ऊपर दिए गए चित्रों और वाक्यों के माध्यम से क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी हासिल करनी है। अब यहाँ पर जो क्रिया विशेषण अव्यय जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि यह विकारी शब्द जो है वह क्रिया के बारे में विशेषता, वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब यह चारों जो उदाहरण आपके सामने यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जैसे पहला मैंने बताया अभी, जैसा दूसरा वहां पर देखिए बंदर पेड़ के ऊपर बैठता है। यहाँ पर क्रिया है बैठने की। अगर यहाँ पर जो उसकी विशेषता बताने वाला शब्द के ऊपर अगर निकाल दिया जाए तो वहां पर क्रिया को महत्व प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वहां पर वह क्रिया विशेषण अव्यय जो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता। वैसे ही सीता और गीता नाच रही, नाचने की क्रिया है। इस क्रिया का जो महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला शब्द कौन सा है, और यहाँ पर वाह। तो इस प्रकार से जो आने वाले जो भी अव्यय प्रकार है उसके बारे में यहाँ पर उदाहरण अन्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर मुरली व्यायाम करता है, क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पर हम देखते बिल्ली तेज भागती, क्रिया विशेषण अव्यय तेज, यहाँ पर प्रतिदिन। तो उसी प्रकार से दूसरा जो आता है संबंध सूचक अव्यय। अब संबंध सूचक अव्यय यहाँ पर देखिए चित्रों के माध्यम से बताया गया है कि यहाँ पर वह सूर्योदय के पहले सोकर उठती है, मेरा घर बाजार के निकट ही है। अब यह दोनों उदाहरण आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए वे अविकारी शब्द जो संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, किसी व्यक्ति वस्तु जगह स्थान इनके दिए गए नामों को हम संज्ञा कहते हैं। या सर्वनाम, सर्वनाम किससे कहते हैं, जो संज्ञा की जगह पर आकर उसका काम करता है, उसके बारे में जानकारी देता है, ऐसे शब्दों को सर्वनाम हम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक कहते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वह सूर्योदय के पहले सोकर उठती। यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के बारे में, उनके वाक्य के बारे में, मतलब एक दूसरे के बारे में जानकारी देने वाला जो शब्द होता है संज्ञा या फिर सर्वनाम के बारे में,
उनको जोड़ने का काम, एक दूसरे का संबंध बताने का काम करने का जो शब्द प्रयोग किया जाता है उपयोग किया जाता है, उससे उस अविकारी शब्दों को संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सूर्योदय होने की पहली क्रिया, यह एक पहली क्रिया है या फिर पहला यहाँ पर संज्ञा हमें दिखाई दे रही। दूसरी है क्रिया वहां पर दिया गया सोकर उठने की। तो इन दोनों छोटे वाक्यों को संबंध, इन दोनों वाक्यों का संबंध किससे जोड़ा गया है के पहले। अगर यह शब्द यहाँ से क्रिया संबंधवाचक जो भी अव्यय है अगर हटा दिया जाए तो वहां पर किसी भी प्रकार से वाक्य के अंतर्गत वहां पर उसका अर्थबोध नहीं होता। तो यहाँ पर हम देखते हैं संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे के साथ जो संबंध वाक्य के अंतर्गत जो बताने वाले शब्द होते हैं उसे ही संबंधवाचक अव्यय कहा जाता है, संबंध बोधक या संबंधवाचक किया जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है चित्र के माध्यम से, संज्ञा या सर्वनाम वाक्य का अन्य हिस्सा, मतलब यह दोनों का जो है एक दूसरे के बारे में जो भी संबंध बताया जाता है उसी अव्यय प्रकार को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। फिर आता है तीसरा प्रकार, उसमें आता है समुच्चय बोधक अव्यय। अब समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं, यहाँ पर चित्र देखो, मनोज और अनिल झगड़ा कर रहे हैं, लाल या नीली कौन सी चूड़ियां दूं। तो अगर यह दो वाक्य देखोगे तो वहां पर देखिए ऊपर दिए गए उदाहरणों द्वारा आपको यह अविकारी शब्द जो यहाँ पर पहचानने हैं, किस प्रकार से वहां पर उसे कहा जाता है, कौन से शब्द वहां पर संबंध समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर क्या करते हैं, दो वाक्य, देखिए दो से अधिक शब्दों, वाक्यों या फिर वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जो शब्द छोटे छोटे वाक्य या फिर वहां पर देखिए चित्र में छोटे छोटे वाक्य या फिर शब्दों को जोड़ने का कार्य करने वाले, उनके बीच में जो शब्द आते हैं, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जो अलग अलग जो वाक्य रहते हैं उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में जो शब्द आता है उस शब्द को क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। जैसे यहाँ पर मनोज और यहाँ पर मनोज संज्ञा और दूसरी संज्ञा अनिल, दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम यहाँ पर और इस शब्द ने किया, यह हुआ समुच्चय बोधक। यहाँ पर लाल या नीली, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि और, किंतु, परंतु, या, यह शब्द जो होते हैं दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ते हैं, उन्हें ही समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उसके बाद चौथा आखिरी का आता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय के अंतर्गत देखिए क्या यहाँ पर एक चिन्ह दिया गया है, एक्सक्लेमेटरी जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, वह विस्मयादि बोधि चिन्ह दिया गया। क्या, मामा जी विदेश से लौट आए, आश्चर्य वहां पर। फिर वाह वाह तुमने तो कमाल कर दिया, यहाँ पर आनंद प्रकट किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों जो अव्यय प्रकार है चौथा विस्मयादि बोधि अव्यय, तो यहाँ पर इन अव्ययों के द्वारा आपके भाव भावनाओं को प्रकट किया जाता है। ऐसे शब्दों को, ऐसे अव्ययों को वहां पर हम देखते हैं कि क्या कहा जाता है, विस्मयादि बोधि अव्यय कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो वाक्य दिए गए छोटे यहाँ पर, तो उसी प्रकार से जो विस्मयादि बोधि अव्यय रहते हैं वहां पर जब हम लिखते हैं जहां पर जिससे भाव प्रकट होते हैं, जैसे बाप रे, अरे वाह, छी, बहुत सुंदर, यह सारे शब्द जो होते हैं तो वह विस्मयादि बोधि अव्यय। और हमेशा याद रखना विस्मयादि बोधि अव्यय जब आप लिखते हो तो उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह देना, एक्सक्लेमेटरी देना, जो चिन्ह रहता है वह देना अत्यंत आवश्यक होता है, जिसके जरिए पता चलता है कि आप अपने भाव जो है वह प्रकट करते हो, लिखित स्वरूप में सामने वाले को पढ़ते वक्त उसका ज्ञान वहां पर होता है। तो इसी प्रकार से बच्चों आज हमने 4 अव्यय प्रकार जो है उसके बारे में आज हमने अध्ययन किया है। तो उसी के आधार पर कुछ अभ्यास वहां पर दिया गया है। मैं इस अभ्यास की जो पीडीएफ फाइल है जो आपको इसी वीडियो के साथ आपके ग्रुप पर मैं डालूंगा, आपने वह अभ्यास होमवर्क देखना है, उसी के अनुसार आपने वहां पर गृह कार्य पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो दिन है सेतु अभ्यास का व्याकरण के अंतर्गत जो अव्यय विकारी शब्द जो है वो उनके 4 प्रकार जो इसका हमने अध्ययन किया, इसी प्रकार से आज हमारा सेतु अभ्यास यहीं पर हम समाप्त करते हैं।